गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का प्री टाइम बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्री टाइम बैच की इससे पहले की मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्लासेस हुई थी वहां पर आप लोगों ने हमने लास्ट क्लास में भारत छोड़ो मूवमेंट को संपन्न कराया था, भारत छोड़ो आंदोलन कराया था, ब्रिटिश को भगाने की हम लोग तैयारी कर ही रहे थे। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज जो आए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, जो मतभेद थे उन मतभेदों को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला हो, भूलाभाई देसाई वाला फॉर्मूला हो, ये सब जो फॉर्मूलेज आए थे उनको हमने देखा था। इसके साथ ही साथ वेवेल योजना 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उस योजना के बारे में हमने देखा था। और हमने ये सब देखा था वहां पर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किन बातों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी अभी तक प्रस्ताव आएंगे माउंटबेटन योजना से पहले तक के, उन किसी भी प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग संतुष्ट हुए थे तो भारत विभाजित हुआ था। तो वो घटना होगी सिर्फ माउंटबेटन योजना में, उससे पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ कभी भी सहमत नहीं हो। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक वादा और किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड फेज। हमने फर्स्ट फेज आप लोगों को एसपीएससी ने पढ़ाया होगा, सत्यप्रकाश ने पढ़ाया होगा। आज हम लोग सेकंड फेज को देखेंगे और इसके साथ ही साथ उस वेवल योजना जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसके बाद के जो घटनाक्रम थे और माउंटबेटन योजना तक का जो पूरा घटना था उसको हम देख करके आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों वो होगी पीवाईक्यू को लेकर के, कि इन सभी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते रहे और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, ये हम लोग सीखेंगे। आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा स्पेशल क्लास मैंने बनाई आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाया। मैंने ये सोचा कि सिर्फ हवा हवा में बातें करने से अच्छा है, सिर्फ कहानी सुनाने से अच्छा है, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोसेस समझाऊं कि हम लोगों को किस किस फैक्ट्स को याद रखना है। यहाँ पर मैंने पूरे फैक्ट्स नोट किए हुए हैं और हम इन्हीं फैक्ट्स के सहारे चीजों को स्टडी करेंगे और यही मैं आप लोगों को पीडीएफ दे भी दूंगा। आप लोगों को इन्हीं सब चीजों को याद करने का प्रयास भी करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन में जो चरण चल रहा था, पहला चरण जब समाप्त होता है, सेकंड चरण की शुरुआत होती है, उस टाइम आप लोग अगर 1920 से 30 का समय चल रहा होता है, ठीक है। और क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा से ही दो लोकेशंस में डिवाइड था। दो जगहों पर आंदोलन हो रहे थे, दो जगहों से नेता निकल के आ रहे थे। एक आपका लोकेशन था पंजाब हरियाणा वाला लोकेशन, ठीक है। दूसरा आप लोगों का लोकेशन था वेस्ट बंगाल वाला लोकेशन। तो ये दो वो लोकेशन थे जहां पर हमेशा से क्रांतिकारी आंदोलन के जो है चरण चल रहे थे। अब जब सेकंड चरण की शुरुआत होती है तो उससे पहले कुछ घटनाएं घटती हैं। साम्यवादी आंदोलन हम लोग जब देख रहे थे, हमने ट्रेड डिस्प्यूट को देखा था कि जो ट्रेड यूनियन की स्थापना हो रही थी वहां पर जो आंदोलन हो रहे थे, वहां पर मैंने आप लोगों को मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में बताया था कि वहां पर करीब 32 नेताओं के ऊपर जो है केस होता है। तो ये घटना हुई साम्यवादी आंदोलन, ये भी एक प्रकार की क्रांतिकारी घटना ही थी। और इसी के से पहले 1924 में एक घटना और घटती है। वहां पर ऐसे डांगे कम्युनिस्ट नेता थे सारे, ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ठीक है। और इन सभी लोगों ने मिलकर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस को हुआ था इन लोगों के ऊपर। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट घटना है। ये आप लोगों को याद इसलिए रखनी, की प्रश्न ये पूछता कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कौन कौन से नेता शामिल थे। तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। 1924 में एक घटना घटी थी, ये केस हुआ था। और ये सब कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्टों के खिलाफ सरकार जो दमन करने का प्रयास कर रही थी। और उसी के तहत दो फेमस केस हुए थे, एक कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था और एक मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था। तो ये दोनों ही फैक्ट आप लोगों को याद रखने। कानपुर वाला जो हुआ था 1924 में हुआ था, मेरठ वाला हुआ था 1929 में। और इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात जो है, कुछ कुछ नाम जैसे कि ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये सभी लोग कानपुर वाले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 32 साम्यवादी नेता गिरफ्तार होते हैं 1929 में। और इन 32 में से आपको 32 का नाम बिल्कुल नहीं याद करना है, आप तीन ब्रिटिश नेता का नाम याद करिए जो कि फेमस में शामिल थे। एक थे आपके फिलिप स्प्रेट, एक थे बेन ब्रेडली और एक थे लेस्टर हचिंसन। इस पर हम लोगों ने पहले ही क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये दो घटनाक्रम हुए थे, दो घटनाएं घटी थी, साम्यवादी आंदोलन की घटनाएं थी जिसने क्रांतिकारी घटना को ही सपोर्ट किया था। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1920 के बाद जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत हो जाता है, चौरी चौरा घटना के बाद जो घटनाक्रम घटते हैं, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा था। सेकंड फेज की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। और वो क्यों बढ़ा था, अगर मैं उसकी बात करूं स्पेसिफिकली, तो हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसके दौरान अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का दमन बहुत तेजी से किया था। आपने देखा कि वहां पर रॉलेट एक्ट लेकर के आया गया था, ठीक है, इसको ब्लैक कानून का दर्जा भी दिया गया। उन सभी के बाद क्रांतिकारियों को दमन करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में समाप्त हो जाता है तो 1920 के दौरान, 1920 से 1925 के दौरान कई क्रांतिकारी नेताओं को, कई राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाता है। और जब ये लोग जेल से रिहा होकर के वापस आते हैं तो इन लोगों का मनोबल जो है और बढ़ चुका होता है, इसलिए क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात,
असहयोग सब समाप्त हो गया तो आपने देखा था कि कांग्रेस में दो धड़ डिवाइड होते हैं। एक होता है आप लोगों का स्वराजवादी जो कि चेंज चाहता था, जो चाहता है कि हम विधानसभा में असेंबली में शामिल होकर के हम अंग्रेजों को वहां पर परेशान करें। वो स्वराजवादियों का जो एक संगठन था, एक ये हो गया। दूसरे नो चेंजर्स थे जो कि गांधी जी के सपोर्ट में और कहते थे कि नहीं, हमको असेंबली में शामिल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के तर्कों पर हमने चर्चा किया था कि ऐसा ये दोनों क्यों मांग करते थे, दोनों की डिमांड क्या थी, दोनों किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, वो हमने वहां पर देखा हुआ था। लेकिन जब असहयोग समाप्त होता, और मैंने आप लोगों से बताया कि असहयोग के दौरान बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी सुविधाएं को ले रहे थे, उन लोगों ने छोड़ करके वो असहयोग में शामिल हुए थे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद वो चीज समाप्त होती है तो इन लोगों के मन में आपको समझ में नहीं आता ये लोग करें क्या। तो इन लोगों को ये जो स्वराजवादी थे ये भी, और जो नो चेंजर थे ये भी, स्वराजवादियों का संसदीय संघर्ष जो था और नो चेंजर्स का जो रचनात्मक कार्य थे गांधी जी के नेतृत्व में जो हो रहे थे, उन दोनों ने ही इन युवाओं को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाए। जो हमारे युवा थे जो इसमें शामिल हुए थे सहयोग मूवमेंट में, वो इन लोगों से सहमत नहीं हो पाए, इनकी विचारधाराओं को उतना अपना नहीं पाए, और उनको ये लगा कि ये हम लोगों को आजादी नहीं दिला सकते हैं। इसलिए युवाओं का एक पूरा धड़ था जो कि अलग होकर के क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़ने का प्रयास करने लगा। यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन के सेकंड फेज की बहुत अच्छी शुरुआत होती है, और इस शुरुआत को गति देता है आपका रूसी क्रांति, जो कि 1917 के दौरान हो रहा था। ठीक है, तो रूसी क्रांति हो 1917 का ये रूसी क्रांति, इसने क्रांतिकारियों को समर्थन दिया, क्रांतिकारियों के मनोबल को बहुत तेज बढ़ाया। और इन सब के बाद क्या हुआ कि जो हिंसात्मक आंदोलन थे टोटल, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और इसी के बाद युवा का जो पूरा एक वर्ग आता है, जिसमें कि आप लोग देखें यहाँ पर जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वर्मा और जतिन दास, ऐसे जो नाम है, ये सभी वो क्रांतिकारी हैं जो उस टाइम में, उस पीरियड में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अपने नेतृत्व को संभाल रहे थे। और इसी दौरान कुछ घटनाक्रम और हुए। घटनाक्रम क्या हुआ कि जैसे भगवती चरण वर्मा ने एक बहुत फेमस बुक लिखी, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द बम। ये बुक क्रांतिकारी आंदोलन को इसने बहुत सपोर्ट किया, युवाओं को बहुत प्रेरित किया। अच्छा, आप लोग भी देखते हो जब आप लोग कोई क्रांतिकारी मूवी देख रहे होते होंगे, कोई आप लोग चलिए क्रांतिकारी मूवी तो छोड़िए, आप लोग सुपर हीरो की कोई मूवी देख रहे होते हो तो आप लोगों के मन में भी जब युद्ध होता है तो एक रोमांच का अनुभव होता है लोगों को। ठीक है, ये वही दौर था। इन पूरे भारत के युवाओं को चाहिए थी आजादी, और इन लोगों ने एक रास्ता दिखाया। तब क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ करने लगा था। उसमें कुछ और उपन्यास आती है, एक तो द फिलोसफी ऑफ बम हो गया भगवती चरण वर्मा का, एक आप देखें यहाँ पर पाथेर ढाबी है शरद चंद्र चटर्जी का, और एक है बंदी जीवन सचिन सान्याल का। ये तीन चार ऐसी नॉवेल्स थी, तीन चार ऐसे उपन्यास थे उस टाइम पर आए हुए, जिसने की युवाओं को बहुत तेजी से प्रेरित किया था। दरअसल ये जो स्टूडियो बना है, इस स्टूडियो में जिस फोम का यूज किया, उस फोम की बहुत ही गंदी स्मेल है, और वो स्मेल जो है बहुत डिस्टर्ब करी है, मतलब थोड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, बट हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए हो क्या रहा है चीजें यहाँ पर। हो ये रही है कि 1924 में आपने देखा थी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था, उसी दौरान पर 1924 में एक संस्था का स्थापना होता है। इसका नाम रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए जिसको हमने कहा था। ठीक है, तो एचआरए की स्थापना होती है 1924 में, कानपुर में होती है। इसमें कुछ प्रमुख नेता जो शामिल रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, ये जो कुछ व्यक्ति एचआरए की स्थापना करते हैं, इनका सिर्फ उद्देश्य एक रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि हम सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, हम आर्म्ड एक रिवॉल्यूशन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता जो है उसको उखाड़ करके समाप्त करें और यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करें। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना की मांग एचआरए के द्वारा की जाती है 1924 में। और इस जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना हो, इसका जो आधार हो, वो आधार क्या हो, तो वयस्क मताधिकार। ठीक है, हर युवा, हर व्यक्ति अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते अपनी सरकार को चुने। इस आधार पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना की बात होती है। 1924 में एचआरए की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वो दल रहता है जो कि क्रांतिकारी मूवमेंट को एक संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, संस्थागत रूप देने का प्रयास है। और इसके बाद ऐसे कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं होती है, जिसमें सबसे फेमस जो घटना रहती है वो रहती है काकोरी कांड 1925 की। ठीक है, काकोरी कांड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और इन लोगों के नेतृत्व में जो घटना घटती है। इसमें होता क्या है कि सहारनपुर और लखनऊ रेल लाइन के मध्य में जो 8 डाउन रेलगाड़ी थी, इस एक रेलगाड़ी का नाम है मालगाड़ी थी दरअसल के हिसाब से, उसको लूटा जाता है। और उसको लूटने के बाद से कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेता, ध्यान समझिए दोस्तों,
ये घटना तो घट जाती है। काकोरी कांड में ये लोग जो सरकार की संपत्ति रहती है, सरकार की मुद्राएं रहती है, उसको हड़प तो लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अपने शस्त्रों को खरीदने में, क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन समस्या क्या आती है कि बहुत सारे फेमस नेता इस काकोरी कांड के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हो जाती है और बहुत सारे फेमस क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार करके ये लोग जेल में बंद कर देते, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई, अशफाक उल्ला खां को दे दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को दे दी गई थी और रोशन सिंह को। इन 4 लोगों को काकोरी कांड के बाद से फांसी दी गई थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट घटना थी क्रांतिकारी मूवमेंट के दौरान पर। अब राम प्रसाद बिस्मिल, तो इनको जो फांसी दी गई थी वो एक गोरखपुर जेल है हम लोग का यहाँ पर, ठीक है। उसी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल की एक कोठरी बनी हुई है आज भी, वहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और वहीं पर ये रह करके अपने अंतिम जीवन में वहीं पर रह रहे थे और वहीं पर इनको फांसी दी गई थी। तो ये घटना गोरखपुर की है, राम प्रसाद बिस्मिल को यहीं फांसी दी गई थी। इसके अलावा एक मुस्लिम नेता थे अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन लोगों को भी फांसी यहाँ पर दी गई थी, मतलब गोरखपुर में इस कांड के दौरान दी गई थी। काकोरी कांड में एक और घटती है कि जो चंद्रशेखर आजाद रहते हैं वो हो जाते हैं फरार, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती, और जब इनको पुलिस पकड़ नहीं पाती है तो यही वो व्यक्ति रहता है जो आकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में करता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब काकोरी कांड होता है और काकोरी कांड के बाद ये संस्था बैन कर दी जाती है, तो HSRA की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की जाती है, ठीक है। ये कुछ फेमस घटनाएं थी क्रांतिकारी मूवमेंट में जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग इन सभी के फैक्ट को याद रखना है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस बना करके, एक क्रोनोलॉजी बना करके दिया होगा कि इस घटना के बाद ये घटना घटी थी, वो सारे क्रोनोलॉजी आप लोग को वैसे याद करने पड़ेंगे। इसी के दौरान HRA की स्थापना, काकोरी कांड, और जब उसके बाद बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, तो पंजाब के एक युवा रहते भगत सिंह, उनके नेतृत्व में भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की जाती है, ठीक है। तो भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, वो आजाद की थी, उन्होंने स्थापना की थी फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, और यहाँ पर भगत सिंह भी शामिल रहते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का वो विंग जिस पर साम्यवादियों का प्रभाव कुछ अच्छा खासा था, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। HSRA की स्थापना तो हो जाती है, उस स्थापना के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो कि HSRA की मूवमेंट को, पूरे क्रांतिकारी मूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाती है, बहुत तेजी से उसमें जो उसका ग्रोथ रेट होता है बहुत तेज कर देती है। समझिएगा क्या घटना घटती है। होता ये कि साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है, ठीक है। 1928 के टाइम पे जब उसके प्रति विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे, और हमने उस पूरी घटनाक्रम को पढ़ा भी था। उस दौरान पंजाब के एक बहुत फेमस नेता, ठीक है, पंजाब केसरी ने कहा था, लाला लाजपत राय, उनके सिर पर एक पुलिस कैप्टन रहता है सैंडर्स, ठीक है, उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया रहता है और एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पर पड़ती है और वहीं पर कुछ समय पश्चात उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने HSRA के सभी क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया और उन्होंने अब बदला लेने का ठाना, ठीक है। अब ये लोग जब बदला लेने का ठानते तो ये लोग करते क्या है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, ये तीनों लोग मिलकर के दिसंबर 1928 में ही, ये सितंबर की घटना रहती है लगभग, उसके बाद दिसंबर 1928 में पुलिस कप्तान जो सैंडर्स रहता है उसको दोषी मानते हुए उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी घटना थी, पुलिस के एक कैप्टन की हत्या यहाँ पर कर दी गई थी भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु के द्वारा। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, देखिए ये लोग क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर किसी को गोली मारते हुए, हत्या करते हुए आगे बढ़ते जाए, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर लोगों ने अपनी बातों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। लोगों ने कहा कि हमने सैंडर्स की हत्या की है और इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन वह जो सैंडर्स था वो उस अमानवीय व्यवस्था का अंग था जिसे हम नष्ट करने के लिए संघर्ष किया था। वो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा था जिसके प्रति हम विरोध कर रहे हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों को समाप्त करने की बेहद आवश्यकता है। और इसी आधार पर भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने उस सैंडर्स की वहां पर हत्या कर दी थी। इसके बाद कुछ घटनाएं और घटती हैं। घटना क्या घटती है कि 2 बिल अंग्रेज लेकर के पारित करते हैं। कौन कौन से बिल? तो यहाँ पर वो पारित करते हैं आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दोनों ही बिल वो बिल रहते हैं जो कि भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर, जो भारतीयों जो फंडामेंटल राइट्स थे उसका दमन करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो जब अंग्रेज ये 2 बिल, फेमस बिल ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि भारतीयों के विरोध में थे, भारतीयों पर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनको जब पारित करती है तो HSRA कहती है कि नहीं, अब हम लोग को विरोध करने का समय आ गया। तो जब ये बिल प्रस्तुत किए जा रहे थे तो केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय असेंबली में 2 व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है,
ये दोनों ये भगत सिंह तो ऐसे नौजवान थे, बस इनको कहाँ क्रांति करनी है, इनको बस आदेश करिए, तुरंत पहुंच जाते थे क्रांति करने के लिए, ठीक है। तो भगत सिंह का जो पूरा व्यक्तित्व है ना, वो उस प्रकार का व्यक्तित्व है। और आप लोग मैंने भगत सिंह की एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, गाना भी गाते हैं, फिल्मों में अभिनय अभिनय भी करते हैं। तो उनके द्वारा एक गगन दवा बाजू नाम का एक यहाँ पर पुस्तक लिखा, नाटक लिखा गया था, ठीक है। तो ये नाटक आप लोग पढ़ सकते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जो पूरा युवा कैरेक्टर रहता है, जो उनकी पूरी सोच रहती है, उसको बड़े शानदार फॉर्मेट, नाटक के फॉर्मेट गगन दवा बाजू में दिखाया गया है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये जो दो व्यक्ति रहते हैं, ये कहते हैं कि बम फोड़ना है, मैं फोड़ूंगा, ठीक है। अब ये लोग बम लेके पहुंच जाते हैं असेंबली में, और ये एक बात कहते हैं बम फोड़ते समय, कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, बहरे इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं, और ये धमाका उसी लिए किया गया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर घटना ये घटती है कि ये लोग बम फोड़ने के बाद, बम विस्फोट करने के बाद फरार नहीं होते हैं, वहां से भागते नहीं है। ये लोग ये कहते हैं कि दरअसल हो क्या रहा था उस समय, पूरी घटना को समझिएगा आप लोग। क्रांतिकारी मूवमेंट्स हो रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन तो हो रहे थे। जो क्रांतिकारी जो थे, जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते, सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग तो पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं रहे थे, वो पुलिस से बच जा रहे थे। पुलिस के हत्थे वो चढ़ रहे थे जो कि निर्दोष व्यक्ति थे, जो जनता आम जीवन जी रही थी वहां पर, ठीक है, क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, वो लोग उसके परिणाम को भुगत रहे थे। अब इसके लिए क्रांतिकारी नेता थे, उनसे थोड़ा सा लोगों के मन में भावना चेंज होने लगी। इस बात को प्रूव करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब इस बम को फोड़ा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भागेंगे नहीं, हम असेंबली में ही खड़े रहेंगे। बस प्रॉपर टाइम तो भाग सकते थे, क्योंकि बम विस्फोट हुआ, सब मतलब हलचल मची, तो भाग सकते थे आराम से। लेकिन वो लोग वहां खड़े रहे और उन्होंने अपने पर्चे बांटे प्रॉपर। उन्होंने ये बताया कि हम भागना नहीं चाहते, और हम ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी नेता है, उसको अपने क्रांति का जो परिणाम होगा, उसको स्वयं भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम भुगतने के लिए उसकी जनता सामने नहीं आएगी। ये बात प्रूफ करने के लिए यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। अब इसके बाद चलता है लाहौर षड्यंत्र केस 1929 का, बहुत फेमस केस था। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे इस पर मूवी बनी हुई है भगत सिंह के ऊपर। यहाँ पर आप लोग जैसे द लेजेंडरी ऑफ द भगत सिंह करके मूवीज है, वो मूवीज भी आप लोग दे सकते हैं। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जब लोगों को, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, तो वहां पर वो लोग करते हैं भूख हड़ताल, ठीक है। और उस भूख हड़ताल के दौरान 64 दिन का भूख हड़ताल किया गया था जतिन दास के द्वारा, और उसके बाद जतिन दास वहीं जेल में जो है शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ये जब घटना घटती है, तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि अभी पकड़े नहीं गए थे, कि ध्यान समझिए, चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम में ही आजाद शब्द है, ठीक है, वो गिरफ्तार हो ही नहीं सकते। उनका कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जो कि फरार चले थे, वो थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बाहर, ठीक है। उसी दौरान इलाहाबाद में अंग्रेजों से इनका मुठभेड़ होता है, और मुठभेड़ के दौरान इनकी जो बंदूक की सारी गोलियां होती है, वो समाप्त हो चुकी है, तो इनके पास सिर्फ एक गोली बची रहती है। अब ये सोचते हैं कि इस गोली से मैं अंग्रेजों पर वार करूं या अपने पर वार करूं। तो चूंकि इनको हमेशा आजाद रहना रहता है, इसलिए क्या करते हैं, उस गोली को स्वयं को मार लेते हैं। और इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, मैं वहां पे गया भी हूँ। उस पार्क में आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद की खूब बड़ी सी प्रतिमा है, ऐसे मूछ पर दाव देते हुए। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु उसी पार्क में होती है, ठीक है, इलाहाबाद के उस पार्क में उनकी मृत्यु जाती है, वो खुद को गोली मार लेते हैं। ये सारे घटनाक्रम यहाँ पर चल रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को जो अंग्रेज हैं, वो चुपके से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था, उनको यहाँ पर फांसी की सजा दे दी जाती है। और आप जानते हो कि इसी के बाद 6 दिन के बाद जो है कराची अधिवेशन 31 मार्च के अराउंड 1931 में होता है, ठीक है। अब ये जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, इसके पूरे घटनाक्रम जो थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, इनमें कौन कौन से प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी जी के प्रति कौन से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर थे, उनको काले झंडे दिखाया गया था, वो सारे प्रोसेस को, वो सारे घटना को हम लोगों ने इससे पहले ही क्लास में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। चीजों को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग रिविजन करिए। हम लोग का उद्देश्य बस यही कि प्री टाइम बैच में कम समय में आप लोगों को सारी जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक प्रोसेस के माध्यम से आप लोगों को याद कराने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, ये सारी घटनाक्रम यहाँ पे घट रहे थे। लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस ने जो नॉर्थ इंडिया, पंजाब का जो पूरा मूवमेंट था, क्रांतिकारी मूवमेंट, उसको बहुत हद तक सीमित कर दिया था, ठीक है, बहुत हद तक कम कर दिया, क्योंकि जितने फेमस क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके थे। और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी के द्वारा कई रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, तो पूरा एक चीज जो है उस तरफ शिफ्ट हो चुका था, पूरा मूवमेंट उस तरफ शिफ्ट हो चुका था। और इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आप यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल में भी, ये तो हमने नॉर्थ इंडिया और पंजाब की पूरी घटनाक्रम को देखा।
इसी दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि पंजाब में भी कुछ घटनाएं घट रही थी, पंजाब में भी कुछ प्रोसेस हो रहे थे, पंजाब में भी कुछ नेता चल थे, वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तब यहाँ पर देखेंगे जब सीआर दास की मृत्यु 1925 में हो गई, उसके बाद कांग्रेस जो है वो लगभग दो डिवीजन में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर जो उसके युवा थे वो दो विचारधाराओं को फॉलो कर रहे थे। एक था आपका अनुशीलन समिति जो कि क्रांतिकारी संगठन था, और एक था आपका युगांतर समूह जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, अनुशीलन समिति जो कि जेएम सेन गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा था, और युगांतर समूह जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। इन दोनों का ही उद्देश्य था क्रांति करना, दोनों अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह 1930 में 1930 के दौरान एक बहुत फेमस घटना घटती है, होती है चटगांव शस्त्रागार लूट। ठीक है, चटगांव में, बंगाल का चटगांव जो जगह है, वहां पर एक टीचर रहता है, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल का टीचर रहता है, इसका नाम था सूर्य सेन। वो टीचर, ठीक है, एक शस्त्रागार को, क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक शस्त्रागार रहता है, ब्रिटिश शस्त्रागार चटगांव में, उसको लूटने का ये लोग प्लान करते हैं। करीब 65 युवा यहाँ पर शामिल होते हैं, और उस 65 युवा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो कि आपको याद रखनी है, वो ये कि कुछ महिलाएं भी शामिल रहती है, कुछ लड़कियां भी शामिल रहती है, जिसमें से जो फेमस नाम है वो है प्रीतिलता वाडेकर, जो कि इसी लूट के दौरान शहीद हो चुकी थी, पुलिस की गोली का शिकार हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी इनकी। और इसके बाद कल्पना दत्त, जिनको गिरफ्तार कर लिया था इस मूवमेंट के बाद, और इनको आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, तो दो नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक है आप लोगों का प्रीतिलता वाडेकर, एक है आप लोगों का कल्पना दत्त। ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर जो कि शहीद हो गई थी चटगांव सत्याग्रह के दौरान, और कल्पना दत्त जिनको आजीवन कारावास सजा हुई थी इसी घटनाक्रम के बाद में। ठीक है, तो जो सूर्य सेन थे, जब इन्होंने 65 युवाओं का एक प्रॉपर संगठन बनाया और उसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये लोग उस शस्त्रागार पे, जो चटगांव का, जो जहां पे आर्मी के सारे हथियार रखे जाते थे, ठीक है, वहां पर ये लोग झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय झंडा को फैलाते हैं। और इस घटना के बाद, चूंकि इन्होंने यार ब्रिटिश शस्त्रागार को लूट लिया, अभी भी आप जानते हैं कि अगर अभी सरकार के विरुद्ध कोई केस हो जाए, ठीक है, जैसे मानिए कि अगर पुलिस के अगेंस्ट कोई किसी पुलिस की हत्या हो जाए, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वो एक विकास दुबे केस हुआ था। ठीक है, पुलिस पर उन जो गुंडे थे उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, कई पुलिस शहीद हो गए थे। उसके बाद पुलिस की आप एक्टिविटी देखिए, तुरंत वो एक्टिव फॉर्म में आई, और उन्होंने बहुत कम समय में, एक मतलब रिकॉर्ड समय में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद बहुत सारी घटनाक्रम हुए, सब जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, और उसी के आधार पर तो अभी चुनाव भी लड़ा जा रहा है, इन सब चीजों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है यूपी में तो हमारे यहाँ भी कल इलेक्शन है, 3 तारीख को हम लोग को भी वोट देने जाना है। तो ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। आप कभी भी पुलिस या फिर सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो तो सरकार तुरंत एक्टिव में आ जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ, 1930 में इन्होंने कांड किया, 1934 में जो है इन लोगों को, सूर्यसेन को पकड़ करके फांसी दे दी गया। ठीक है, और इसके बाद जो पुलिस थी, ठीक है, उस पुलिस ने क्या किया कि चटगांव में जो गांव थे उनको जला करके प्रॉपर भस्म कर दिया, बहुत सारे लोग मरे थे। इसका बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पर इस समय में पड़ा था। ठीक है, 1934 के दौरान ये पूरी घटना है। इसी दौरान बंगाल में ही दरअसल कई क्रांतिकारी महिलाएं हुई थी। अभी हमने दो का नाम देखा, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। जहां पर आप देखेंगे कुछ लड़कियां थी जो कि क्रांतिकारी मूवमेंट को और आगे बढ़ा रही थी। एक आप दिसंबर 1931 की बहुत फेमस घटना, क्रांतिकारी घटना की, कि दो स्कूल की छात्राएं थी, सुनिधि चौधरी और शांति घोष। इन्होंने डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गोली मार करके हत्या कर दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1931 में दो स्कूली छात्रा सुनीति चौधरी और शांति घोष ने अपने डीएम को वहां पर गोली मार दिया था, जो कि वहां पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए थे। और इसके साथ ही साथ 1932 में, फरवरी 1932 में बीना दास के बंगाल में थी, उन्होंने, जब उनका दीक्षांत समारोह हो रहा था, उनको सर्टिफिकेट दिया था, उनको ग्रेजुएशन का जो भी उनका पुरस्कार था उनको दिया जाने वाला था, उस दौरान ये जाती हैं और जो गवर्नर वहां पर आया रहता है उसी पर गोली चला देती है। हालांकि वो बच जाता है, लेकिन गोली यहाँ पर उसको मार देती है। ठीक है, तो ये सारी घटनाक्रम, ये सारी घटनाएं घट रही थी बंगाल में, बंगाल के पूरे उस एरिया में जहां पर क्रांतिकारी मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर क्या हो रहा था, मैंने आप लोगों को बताया कि 1931 के दौरान जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी दी जाती है तो ये घटनाक्रम धीरे धीरे वहां पर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ, यहाँ पर भी सारे मूवमेंट जो थे वो धीरे धीरे डाउन हो गए। और कल की हमने क्लास में कुछ चीजें देखी थी। चीजें क्या देखी थी, हमने देखा था वेवल योजना, वेवल शिमला प्लान जो था, ठीक है, उस प्लान के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड ये थी कि हमको, अर्थात मुस्लिम लीग को, सभी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, अर्थात कांग्रेस से कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल ना हो, ऐसी डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। लेकिन चूंकि कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम शामिल थे और कांग्रेस को उस टाइम में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सपोर्ट करते, ठीक है, तो अब कांग्रेस ने ये बात कही कि हमारी छवि को सीमित करने का प्रयास है, हमको सिर्फ एक विशिष्ट रूप से हिंदू विशेष पार्टी बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमको एकमात्र प्रतिनिधि मानो। तो वेवल जो स्कीम थी, जो वेवल प्लान था पूरा शिमला का 1945 का, ये प्लान यहाँ पर असफल हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो मुस्लिम और हिंदू का जो डिवाइड होता है, जो विभाजन होता है, वो और तेजी से आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के कारण से ही मुस्लिम लीग यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत होती जाती है। ठीक है, आपने अभी तक देखा कि 1931 1932 के दौरान जो क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहे थे, वो क्रांतिकारी मूवमेंट अपने थोड़े से डाउन पोजीशन में आ चुके थे। लेकिन 1940 के बाद, ठीक है, 1940 1940 के बाद से एक बहुत बड़ा घटना घटती है। घटना ये घटती है कि आजाद हिंद फौज जो है वो चर्चा का विषय बनता है। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे कि यहाँ से दो चीजें साथ में चल रही हैं। एक चला आपका भारत छोड़ो मूवमेंट 1942 के बाद से, और एक आप लोगों का चलेगा जो इंडियन नेशनल हमारा आर्मी है, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सारी चीजें आगे बढ़ रही थी, वो अपना कार्य आगे कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों के क्यूमुलेटिव अप्रोच से, क्यूमुलेटिव प्रेशर के कारण ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को, सत्ता को, जो है भारतीयों को स्थानांतरण करने का प्रयास किया था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आजाद हिंद फौज का जो दो फेज होता है, जो पहला फेज होता है, अर्थात आजाद हिंद फौज का अगर प्रश्न ये आता है कि आजाद हिंद फौज की पहली सोच किसकी थी, तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते हैं 1942 में, उनकी ही सोच का परिणाम रहता है कि आजाद हिंद फौज की यहाँ पर स्थापना होती है। लेकिन आजाद हिंद फौज के जो नेतृत्व करता रहते हैं मोहन सिंह, ये इनका ये मानना रहता है कि हम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भारतीय सैनिक विदेशों में गए हुए हैं और उनको वहां पर बंदी बना लिया गया, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए और उनको वहां पर बना लिया गया बंदी, जैसे जापान में घटना घटी थी। तो उन लोगों को हम नेतृत्व करते हुए भारत की आजादी के लिए हम जापान से और जो विरोधी राष्ट्र उनसे समर्थन लेते हुए भारत को आजाद कराने का प्रयास करें। ये मोहन सिंह का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि बाद में मोहन सिंह और जो बाकी अधिकारी रहते हैं इस दल के अंतर्गत, और जो जापान की सेना रहती है, थोड़ा मतभेद होता है। और मतभेद का परिणाम ये रहता है कि मोहन सिंह को हटा करके बाद में ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो कि सिंगापुर में जाते हैं, वहां पर ये प्रॉपर कांग्रेस, आपने देखा होगा कि कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद ये 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और उसके बाद जब इनको नजरबंद कर दिया जाता है, तो वहां से भागते हुए ये भारत से जर्मनी जाते हैं। जर्मनी जाके संबोधन देते हैं राष्ट्र के नाम, गांधी जी के नाम पर संबोधन देते हैं, और वहीं पर सिंगापुर में ही ये एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना करते हैं। ठीक है, भारत की पहली सरकार थी जो कि अस्थायी रूप से स्थापित होती है भारत के बाहर। तो ये बेहद फेमस घटना थी, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, और इसको जो धुरी राष्ट्र रहते हैं ना, जो एक्सिस राष्ट्र रहते हैं, वो सारे राष्ट्र इस अस्थायी भारत सरकार की समर्थन देते हैं। और इसी रेजिमेंट के अंतर्गत जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही थी, उसी के अंतर्गत महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए रानी 86 वाई रेजिमेंट नाम का जो है प्रॉपर रेजिमेंट बनाया जाता है, जहां पर महिलाएं शामिल होकर के इस क्रांतिकारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है, भारत की आजादी में अपना योगदान दे रही होती है। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। यहाँ पर होता है क्या, न्यूक्लियर विस्फोट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाता है जापान के ऊपर, जापान हार जाता है, वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप जानते हो कि जब जापान हार जाता है और उसी दौरान जब सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं वो प्लेन से सफर कर रहे होते हैं, तो ऐसी घटना घटती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ऐसा कोई भी जस्टिफाइड चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी यहाँ पर मृत्यु जाती है। और उसके पश्चात जो आईएनए के सभी सदस्य रहते हैं, जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सारे अधिकारी रहते हैं, जो सारे युद्धबंदी रहते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर बेहद बुरी तरीके से एक केस चलाया जाता है। ठीक है, हालांकि एक जो भारत की फेवर में घटना घटती है, घटना ये घटती है कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से हटते हुए 1945 में यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार स्थापित होती है। और लेबर पार्टी की जो सरकार स्थापित होती है, उसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थोड़ा भारतीयों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। उनको ये मानना था, उनको ये पता था कि अगर भारतीयों के साथ हमको भविष्य में नहीं मिलेगा तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और भारत एक ऐसा उपनिवेश है जिसके साथ की हमको हमेशा हो सकता हो, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, चाहे राष्ट्रमंडल में हो, या फिर कहीं पर भी हो। तो इस बात को ध्यान में रखते क्लीमेंट एटली भारत के मुद्दे को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ये पैथिक लॉरेंस को भेजते हैं भारत में सचिव बना करके। ये भारत में आता है, चुनाव की घोषणा होती है। लेकिन उसी के दौरान जो आईएनए के जो जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, जो युद्धबंदी रहते हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ द वार जो रहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ द वार रहते हैं, पीओडब्ल्यू, उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, पहले तो गुप्त मुकदमा चल रहा होता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने के कारण से लाल किले में खुले में इस मुकदमे का संचालन करने का प्रारंभ फैसला लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो बात थी कि आईएनए अधिकारियों पर जो मुकदमा चल रहा था, इस मुकदमे ने
पूरे भारत को आजाद दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के बाकी सभी कार्य एक तरफ, और ये एक मुकदमा जो इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के प्रति चला था, इस मुकदमे ने पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। आप जानते हो कि 3 फेमस जो अधिकारी थे, प्रेम कुमार सहगल जो कि एक हिंदू थे, ठीक है, शहनवाज खान जो कि एक मुस्लिम थे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो कि एक सिख थे। ठीक है, इन तीनों को एक साथ इन तीनों के अगेंस्ट कार्रवाई होना प्रारंभ हुआ। ये वो कंडीशन आ गई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यहां पर वो कंडीशन आ गई। ठीक है, आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ये तीनों ही एक साथ मिलकर के इनके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा चला जा रहा है। तो इसने सभी वर्ग को, समाज के सभी वर्ग को एक जोड़ने का प्रयास किया, और यहां से क्रांतिकारी मूवमेंट बहुत तेजी से फैला। जितने भी आईएनए के अधिकारी थे या फिर जो आईएनए के युद्धबंदी थे जो कि गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों के खिलाफ पैसे, उन लोगों के लिए जनता के द्वारा स्वकोष से अपने पैसे से निकाल करके पैसा इकट्ठा किया जाने लगा, उन लोगों के परिवारों को पैसा दिया जाने लगा। और साथ ही साथ जो युद्धबंदी वापस आ चुके थे, आईएनए के मेंबर थे लड़ करके वहां से, आईएनए के इस पूरे ऑपरेशन से वापस आए थे बच करके, उन लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया, उन लोगों के परिवार वालों को रोजगार देने का प्रयास किया ताकि कोई भी परेशान ना हो। ये जनता के द्वारा अपने मन से आई एक विचारधारा थी। अब जब जनता के मन में इतना ज्यादा इस केस को लेकर के भावना पैदा हुआ, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पीछे कैसे रहता, तो उसका काम है जनता का प्रतिनिधित्व करना। तो उसने भी वही किया, उसने क्या किया, उसने एक बचाव समिति की स्थापना की, जिसमें कि सभी पार्टियों के नेता लेवल पर शामिल थे। आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग हो, आरएसएस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी के नेता यहाँ पर शामिल किए गए। और अब नाम देखिए यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, काटजू जो थे, ठीक है, अरुणा आसफ अली, इन सभी लोगों ने मिल करके, इन सभी लोगों ने मिल करके इन आईएनए के जो सदस्य थे जिनके ऊपर केस चला था, लाल किला मुकदमा हो रहा था, उनके लिए बचाव समिति का निर्माण किया, और वहां प्रॉपर इन लोगों ने वहां पर केस लड़ा इन लोगों के लिए। इसी दौरान क्या घटना घटती है कि 1945-46 में जब आईएनए मुकदमा चल रहा होता है, तो 2 फेमस घटनाएं घटती हैं। और ठीक है, एक तो लाल किला का मुकदमा हो गया, उसके अलावा 2 फेमस मुकदमा और होते हैं। एक होता है ये कि जब आईएनए मुकदमा चल रहा था तो कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे कलकत्ता में, और वहां पर उन प्रोटेस्ट करते हुए छात्रों पर पुलिस के द्वारा से गोली चला दी जाती है। ठीक है, और उस गोली का शिकार रहता है एक छात्र की मृत्यु जाती है। उसके बाद से अंग्रेजों के विरुद्ध में यहाँ पर आंदोलन बहुत तेजी से और बढ़ जाता है। ठीक है, उसी दौरान फरवरी 1946 में एक और घटना घटती है रॉयल इंडियन नेवी में। ठीक है, यहाँ पर होता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जो कि मुंबई बंबई में वहां पर होता है। होता क्या कि HMIS तलवार एक जहाज था, उससे करीब 1000 नाविक जो रहते हैं वो हड़ताल कर देते हैं। और हड़ताल का कारण ये रहता है कि नस्लवादी भेदभाव किया था वहां पर। जो ब्रिटिश नाविक रहते हैं, जो इंडियन नाविक रहते हैं, उन लोगों के मध्य में बहुत सारा अंतर किया था, उन लोग खाने के अलग किया था, उनके पेंशन में अंतर होता है। इसलिए नस्लवादी भेदभाव को हटाने के लिए ये रॉयल इंडियन नेवी जो है ये विद्रोह कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलग। ठीक है, एक घटना और घटती, घटना ये घटता है कि उसी दौरान आपने पढ़ा यहाँ पर कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसके दौरान एक नाविक रहता है जो कि BC दत्त, जो कि इसी HMIS तलवार पर रहता है। ठीक है, वो नाविक उस जहाज की दीवार पर लिखता है कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, उस आंदोलन का समर्थन करते हुए इस कोट को उसकी दीवारों पर लिख देता है। उसके बाद से इसको गिरफ्तार कर लिया था और इस पर मुकदमा चलने लगता है। और साथ में साथ इंडियन नेशनल आर्मी, जो इन तीनों लाल किला मुकदमा चल रहा था वो तो चल ही रहा था, तो इन सभी ने क्यूमुलेटिव रूप से इस रॉयल इंडियन प्रोटेस्ट को, रॉयल इंडियन जो विद्रोह था उसको बहुत ज्यादा तेज गति प्रदान की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 प्रमुख घटनाएं, एक तो लाल किला मुकदमा हो गया, और एक ये फरवरी 1946 का जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था, इन लोगों ने, इन विद्रोहों ने, ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ पार्ट है जो कि भारत छोड़ो मूवमेंट के बाद हो रहे थे। ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत की आजादी में, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन समस्या क्या हुआ, देखिए समस्या ये हुआ कि जब ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हो गया, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का एक सांप्रदायिक दंगा भी उसमें पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था। मैं जानता हूँ कि नोआखली कोलकाता में कितने बड़े विद्रोह हुए थे, वहां पे कितने लाख लोग मारे गए थे। और ये जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कर रहे थे, इसमें भी 2 गुट डिवाइड हो चुका था, हिंदू और मुस्लिम। एक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, एक मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा था। तो इन समस्याओं के कारण से जो वल्लभ भाई पटेल है और जो जिन्ना है, इन दोनों ने ये बात कहा, इन रॉयल इंडियन प्रोटेस्टर्स को, जो रॉयल इंडियन नेवी के जो मेंबर थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको ये कहा कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो, ताकि जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो समाप्त हो, सांप्रदायिक दंगे कम हो। देखिए दरअसल समझिएगा, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सबका उद्देश्य था कि आजादी मिले, लेकिन कोई भी पार्टी उस सांप्रदायिक दंगे को, कम्युनल वायलेंस को अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। और उन सबको ये पता था कि अगर दंगे होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर हस्तक्षेप करेगी, इसका मतलब है कि जो हमारी पूरी मूवमेंट चल रहा है
उसको रोकने का एक प्रयास होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी लोग कहते हैं कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो और बाकी का हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। ये सारे घटनाक्रम हो रहे होते हैं। उसी के दौरान जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा था, ठीक है। उसी के दौरान एक घटना और घटती है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जो मुकदमा चल रहा होता है उनके ऊपर, लाल किला मुकदमा चल रहा होता है, तो वहां पर जो वायसराय रहता है अभी भारत में, लॉर्ड वेवेल, उसके द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में जितने भी मृत्युदंड की सजा मिली थी उन सभी को यहाँ पर माफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेहद फेमस और बेहद इंपॉर्टेंट घटना घटती है ताकि लोगों को थोड़ा सा विद्रोह को शांत किया सके, ठीक है। और उसी दौरान 1946 में कैबिनेट मिशन आया रहता है और उस कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप 1946 में चुनाव की घोषणा होती है, ठीक है। इस घोषणा 1946 चुनाव होता है, उस चुनाव की जो भी परिणाम थी उन परिणामों को आप लोग प्रॉपर पढ़िएगा, डिस्कस करिएगा आपस में एक दूसरे से कि 1946 में परिणाम क्या हुए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लोगों को क्या मिला। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। होता क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि वहां पर भारत मंत्री, भारत सचिव रहते हैं अभी उस टाइम पर। तो एक ये व्यक्ति रहते हैं। कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट के कुछ तीन प्रमुख नेता यहाँ पर शामिल होते हैं। एक स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष रहते हैं और एक अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री रहते हैं। तो ये तीन लोग भारत में आते हैं और इनका उद्देश्य रहता है कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्ता का हस्तांतरण कर सके, सत्ता भारत को दे सके। इसी उद्देश्य ये लोग भारत में आते हैं। अब चीजों को थोड़ा समझिएगा आप लोग। ये वो दौर था जब भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। मुस्लिम लीग की अपनी पृथक पाकिस्तान की एकदम एग्जैक्टली मांग थी, वो अपने मांग पर अडिग था कि हमको ये खिलौना चाहिए तो खिलौना चाहिए खेलने के लिए। और वो उसी लिए मुस्लिम लीग की हमेशा से एक मांग थी, जिसके कारण से जितने भी इससे पहले के प्रस्ताव थे सारे प्रस्ताव कैंसिल करती आ रही थी, ठीक है। आपने देखा कि वेबल योजना क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि मुस्लिमों का पूर्ण प्रतिनिधि मुस्लिम लीग को नहीं माना गया था। इसके कारण से मुस्लिम लीग ने उसको विरोध कर दिया। यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने ये कहा कि चूंकि पाकिस्तान की मांग को, दरअसल ये समझिएगा, जो कैबिनेट मिशन था ना, कैबिनेट मिशन दरअसल संयुक्त भारत की बात करता था और इसका उद्देश्य ये था कि हम एक संयुक्त भारत की स्थापना करें ताकि कॉमनवेल्थ राष्ट्र जो कॉमनवेल्थ पूरा संघ बने, उस संघ में भारत की मजबूत भूमिका हो और उसके कारण से हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करें। तब देखिए, भारत अगर विभाजित हो जाता है इसका मतलब ये होगा कि भारत का उस दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होगा और एक पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और उसकी योजना ये रहती है कि भारत को हम एक संयुक्त भारत की मांग करें, एक संयुक्त भारत की स्थापना करें ताकि जो सत्ता का हस्तांतरण हो वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंतर्गत हो, ठीक है। ये इस मिशन का उद्देश्य रहता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि भाई विभाजन तो अब अस्वीकार्य हो चुका था, विभाजन लोग यहाँ पे स्वीकार करने के लिए भिड़े हुए थे कि हमको विभाजन चाहिए ही चाहिए, तो बस उसके कारण से ये मिशन भी यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत तीन पार्ट ए, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके तीन पार्ट की स्थापना करने की बात की जाती है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया था, ठीक है, और उसी विरोध के दौरान जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कहा कि हमको पृथक पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, तो पीएम थे एटली, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यकों को, जो मुस्लिम है उन लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनकी जो मांग है, अलग पाकिस्तान की विचारणी मांग है, उस पर सोचना चाहिए। लेकिन उस मांग को हम लोग बहुसंख्यकों के हित को इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पर ये पीएम इटली का बयान था, ये बेहद अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद कुछ घटनाक्रम और घटना ये घटती है कि इस कैबिनेट मिशन की तरह एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है और संविधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। इसके साथ 5 प्रतिनिधि यहाँ पर फाइनली जाते हैं अंत में जब संविधान सभा बनती है तो। लेकिन जब मुस्लिम लीग फाइनली इसकी उपेक्षा करते हैं संविधान सभा की, तो उसके बाद ये लोग एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे बनाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बाद से जो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होती है, उसके बाद से पूरे भारत में जो सांप्रदायिक हिस्से हो रहे थे वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है कलकत्ता के पूरे उस रीजन पर, नुआखली उखली वाले रीजन पर, ठीक है। और वहां पर सिर्फ कलकत्ता में अकेले 7,000 कत्ल वहां पर हो चुके थे, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, आपने देखा कि कैबिनेट मिशन में शामिल न होने के कारण से जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसके विरोध में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किया था। और एक ऐसा ही डे मुक्ति दिवस का आयोजन मुस्लिम लीग ने और किया था। अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। हमने मुक्ति दिवस के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आप लोग को बताया था कि मुस्लिम लीग का आयोजन क्यों किया जाता है, तो वो आप लोग वहां पर देखिएगा, ठीक है।
अब 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं बाद में जाकर के। तो जो संविधान सभा बनती है 9 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर इसके बाद देखिए 1946 का दौर चल रहा है। इसके बाद एक, चूंकि मुस्लिम लीग अभी साथ दे नहीं रही है, मुस्लिम लीग तैयार है नहीं, तो एक बहुत फेमस घटना और घटती है। घटना ये घटती है कि जो पीएम रहते हैं एटली, ठीक है, एटली एक घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को। ये डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो डेट है वो आप याद रखिएगा। डेट ये है कि पीएम एटली ये बात कहते हैं कि 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 को हम लोग भारत को उसकी पूर्ण सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे और सत्ता हम भारतीयों को दे करके यहां से चले जाएंगे। ये बात पीएम एटली कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर 30 जून 1948 को हम लोग सत्ता दे देंगे। अगर उस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मत बना लेती है तो ठीक है, नहीं तो उनको जो मिलेगा, जो समझाएगा, हम उसको सत्ता देकर के चले जाएंगे, ऐसा ये बात कहते हैं। दरअसल ये तो पीएम इटली की जो घोषणा रहती है ना, ये बहुत चालाकी भरा कदम रहता है, क्योंकि देखो ब्रिटिश को ये अब ये पता चल चुका है कि वो भारत पर शासन कर नहीं सकती है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात एकदम क्लियर है कि हम भारत पर शासन नहीं कर सकते परमानेंटली, क्योंकि अब भारतीय अपनी आजादी चाहते हैं, ठीक। अब चूंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे का साथ दे नहीं रही है, अब सत्ता का हस्तांतरण किया किसको जाए, इसलिए ये एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। गेम ये खेलते हैं कि हम एक डेट डिसाइड कर देते हैं कि इस डेट को, ये आप लोगों का अल्टीमेट डेट है, अगर इस डेट तक आप लोग सहमत हो जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी मन की करूंगा। इसलिए अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पाले में गेंद आ चुकी है। इनके पाले में जो गेंद थी, इन्होंने गेंद को टाल करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास दे दिया। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को इस गेंद के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। तो इस डेट का प्रभाव ये पड़ता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना और घटती है। जो लॉर्ड वेवल रहते हैं उनको हटा करके यहाँ पर माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाया जाता है। और जब ये डेट घोषित होते हैं तो माउंट बेटन आता है भारत में 3 जून 1947 को। ये माउंट बेटन प्लान प्रस्तुत करता है। देखिए ये आया था आप लोगों का फरवरी 1947 में, और जून 1947 में इसने एक प्रस्ताव पारित किया, बाल्किन प्रस्ताव, ठीक है। और उस प्रस्ताव की मेन बिंदु ये थे कि हम भारत को छोटे छोटे टुकड़े करने के बजाय दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाल्किन प्लान के अंदर यही था कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, ठीक है, और चुनाव के आधार पर चीजें की जाए। सीमा का अगर कोई दिक्कत होता है, बॉर्डर का कोई इशू होता है, तो हम बॉर्डर के जो मुद्दे रहेंगे उसके मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेड क्लिफ कमेटी, सिरिल रेड क्लिफ कमेटी जो स्थापित करते हैं यहाँ पर पंजाब और बंगाल के मध्य में। 3 जून 1947 को ये प्लान आता है। प्लान बेहद इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को समर्थन होना पड़ता है, यहाँ पर राजी होना पड़ता है। और यहाँ पर जो कुछ बातें दी जाती हैं, बातें ये रहती हैं, भारतीय रजवाड़ों को माउंटबेटन प्लान के तहत कहा जाता है कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं रहेगा। अर्थात या तो आप पाकिस्तान में शामिल हुई है या तो भारत में शामिल हुई, आपके पास ऐसा विकल्प नहीं है कि आप अपना एक राज्य, अपना एक राष्ट्र, एक नया राष्ट्र बना करके तैयार रहोगे, ठीक है। और इसी दौरान आप जानते हो कि वल्लभ भाई पटेल एक आगे आते हैं और भारत की सभी रियासतों को एकीकरण करने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ और घटना घटती है। घटना ये कहती है कि ये बंगाल को अलग से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने से मना कर देते हैं। ये लोग कहते हैं पूरी जो ये माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बद्ध पाकिस्तान है, जो पूर्वी बंगाल है, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम सबको एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बंगाल को अलग राष्ट्र बनाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं सिर्फ भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे। और ये कुछ बातें और कहते हैं कि हैदराबाद को पाकिस्तान में सम्मिलित होने से इस मांग को ये लोग अस्वीकार कर देते हैं। और फिर जानते हैं कि जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी पूरी घटनाक्रम रहता है। और जो भी रियासत जो मुद्दा उत्पन्न कर रहे थे, उन मुद्दों को सॉल्व करते हुए फाइनली भारत और पाकिस्तान का विभाजन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और इस प्रस्ताव को दोनों ने स्वीकार कर लिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो, कि इस माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत ये कहा गया कि हम लोग डोमिनियन स्टेट भारत और पंजाब को, भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग राष्ट्र विभाजित करेंगे, जिनको भी डोमिनियन अधिकार होंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। और इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों चाहती हैं कि पूरे भारत में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है वो समाप्त हो, और उसकी जो आलोचना है वो इन दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों को झेलनी ना पड़े। ऐसा ना करना पड़े कि इन दोनों के स्वहित के कारण से, इन दोनों के लालच के कारण से कम्युनल वायलेंस भारत में होता रहा। इसलिए इन लोगों ने कहा कि अब इस प्लान को हम लोग यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग जो है अपने आप को आजाद कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी घटना घटती है। भारत के जो गवर्नर जनरल रहते हैं माउंटबेटन, पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, स्वतंत्र गवर्नर जनरल। और उसके बाद से भारत के लिए एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंग्रेजों के द्वारा पारित किया था, जो कि पहला, सॉरी, अंतिम एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के संदर्भ में पारित करती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही थी।
और उसके बाद जो है भारत विभाजित हो जाता है, भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। और अब इसी के साथ भारत स्वतंत्र हो चुका है और हम लोग का मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सारे पोर्शन थे, जो भी सारे पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इस जो नोट्स थे, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट का सहारा लेकर आप लोगों को चीजें पढ़ाई है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ये नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोगों को बस करना ये है कि इसका थोड़ा सहारा लेते हुए अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इसके भरोसे मत रहिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई चीजें, कोई की पॉइंट ऐड करने का मौका मिलता है, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मैं कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, तो प्रॉपर स्पेस मैंने दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर कोई भी अपने पॉइंट को ऐड करके इस नोट को आप लोग अच्छा बना सकते हो। देखिए, इसका मेरा उद्देश्य एक और था। उद्देश्य ये था कि बहुत से लोग इतिहास को याद करने में कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी घटना कब हुई थी। और अभी अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ दें 2-3 घटना में हम, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लोग कंफ्यूज होते हैं। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, ये सब घटनाक्रम अगर पूछ दिया जाए कि कब कौन सी घटना घटी थी, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए इतिहास को याद करने का तरीका ये कि आप लोग एक घटनाक्रम को याद करिए। आप याद करिए किस चीज के बाद कौन सी घटना हुई थी, कब हुआ था। एक ऐसा शॉर्ट नोट्स आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देखिए, प्रॉपर है क्या, ये शॉर्ट नोट्स ही है। मैंने बस एक फैक्ट फैक्ट को एक लाइन वाइज में लिख दिया है। मैंने लिखा है कि लाहौर षड्यंत्र का केस के बाद भूख हड़ताल होती है जेल में जब हड़ताल, तो जतिन दास शहीद हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो ये पूरी घटना चल रही है, एक पूरा सीक्वेंस चला है, पूरी मूवी चल रही है, जो कि एक फेज में चल रही है। तो आप लोग को इन सभी चीजों को मूवी की फॉर्म में देखना है। ठीक है, एक अच्छा, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, आईएनए का लाल किला मुकदमा पढ़ रहे थे, वहां पर एक बहुत अच्छी मूवी और थी। मूवी थी राग देश। वो राग देश मूवी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि इंडियन नेशनल आर्मी कैसे मूव कर रही थी, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही थी। बहुत अच्छी मूवी है, 2017-18 में आई थी, जब मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज के। और हॉल में रिलीज हुआ था मूवी। मैं हॉल में गया था देखने, मैं तो पहले दिन पहला शो देखने गया था। ठीक है, लेकिन पूरा हॉल खाली था। तो ये इतनी अच्छी मूवी है, और लेकिन पूरा हॉल खाली है। उसे सॉन्ग बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आप लोग सुनिएगा कभी। तो ऐसी मूवीज देख करके आप लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा एक फिल्म के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और यही हम लोग का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। तो जितने भी टॉपिक्स आप लोग ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, उनको ऐसे क्रोनोलॉजी में याद करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर जो चीजें बताई जा रही है उनको नोट करिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका उपयोग करिए आप लोग अपने आंसर राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग में मेंस के लिए, या फिर प्रीलिम्स में अगर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आप लोग देखिए, जैसे मानिए अगर कोई क्वेश्चन आता है क्रांतिकारी मूवमेंट से, ठीक है, कोई नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, जो क्वेश्चन इस टॉपिक्स के अंतर्गत हमने नहीं पढ़ा है, अब आप लोगों को करना ये होगा कि जो क्वेश्चन के, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, जो नए फैक्ट आप लोगों को पता चले, बस उन लोगों को आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना करके यहाँ पर उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें ऐड करते जाइए आप लोग इसी पेज के अंतर्गत। अब आप जहां पर आपको लगता है कि इस दौरान के बीच की एक नई घटना हमको पता चली, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए, एक बात समझिएगा, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगी, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही नोट्स बनाइए, तो ज्यादा आप लोग के लिए बेटर होगा। चीजें कम होंगी और याद करने में आसानी होगी आप लोगों को। तो ऐसे इन सब चीजों को फॉलो करिए। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप लोगों के यहाँ पर समाप्त होती है, हिस्ट्री आप लोगों की पूरी समाप्त हो चुकी है। अब हिस्ट्री में जो बचा है प्री टाइम बैच में, वो बचा ये है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं 2 क्लास लूंगा इसमें, आधे घंटे की। ठीक है, दोनों क्लास आप लोगों के साथ अपलोड भी करा दूंगा, जहां पर यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन और जहां पर पीसी के कुछ क्वेश्चन, उन दोनों को हम लोग साथ में लेते हुए इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो पूरा चरण हमने देखा था 1920 के बाद के पूरा चरण था 1947 तक का, उन सभी चीजों पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आए हुए होंगे, उनको हम लोग वहां पर देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। प्री टाइम बैच में जो हम लोग की क्लासेस चल रही है, वो सीक्वेंस में चल रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन सभी क्लासेस का फायदा ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे वहां से, और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।